हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द लर्निंग माइंड यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2। यह क्लास 10 का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 मैंने कल ही पोस्ट कर दिया था। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके लेक्चर नंबर 1 पहले देख लो, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 ईजिली समझ आएगा। और क्योंकि मेनली उसमें जो हमने लेक्चर 1 में कवर किया है उसमें हमने मेनली बैलेंसिंग कवर की है। अब हम लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे जो भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, यानी कि आपने अपनी एनसीईआरटी अगर पढ़ी है किसी ने तो उसमें लिखा हुआ है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्पोजिशन रिएक्शन, तो हम उन रिएक्शंस को फर्दर पढ़ेंगे। इनफैक्ट रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को भी करेंगे, आज ही हम कंप्लीट कर देंगे। अगर कुछ बचेगा तो मोस्टली बचेगा कोरोजन रैंसिडिटी वाला पार्ट, जो कि आप लोगों को अगले थर्ड लेक्चर में मिल जाएगा। आज हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करने की भी कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना हो कवर हो पाता है। लेकिन उससे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है होमवर्क, जो मैंने कल होमवर्क दिया था। और अगर आपने देखा है पहला लेक्चर तो आपको याद होगा एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिस क्वेश्चन में हमें क्या था, थोड़ा डाउट हो रहा था, वो वाला 2HNO3 वाला, है ना, ये वाला भी। तो आज हम उसको भी पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ चलेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, नाइट्रिक एसिड वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2HNO3 प्लस में था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जो कि क्या बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है अलॉन्ग विथ वाटर। क्या बनेगा साथ में? पानी बनेगा। अब हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है, तो मैंने क्या तरीका सिखाया था, पहले आपको लिखना है LHS यानी कि रिएक्टेंट और RHS विच इज़ योर प्रोडक्ट। ठीक है, सबको क्लियर है ना कि LHS पे होता है आपका रिएक्टेंट और RHS पे होता है आपका प्रोडक्ट। पहली चीज़ जो हमें देखनी है दैट इज़ हाइड्रोजन, बिकॉज हम यहीं से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, देन इट विल गो विद योर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फिर कैल्शियम। तो दोनों साइड पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम कितना है। आई होप मैंने कोई भी आपका एटम नहीं छोड़ा है, मैंने चारों एटम ले लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। क्या है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन नंबर यहाँ पर तो 2 है। ठीक है, तो 2 लिख दिया। लेकिन एक सेकेंड, सिर्फ ये वाला थोड़ी हाइड्रोजन है, ये वाला भी तो है ना। तो ये कितना है? ये भी 2 है। तो क्या हो जाएगा? ये भी प्लस हो जाएगा, विच विल बी 4। आई होप आपको पता है मैंने क्यों प्लस किया और क्यों मल्टीप्लाई। ये ब्रैकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं ना, उससे ये वाला जो नंबर है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन जो ये वाले होते हैं आपस में, इनमें ऐड होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने 4 लिखा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम प्रोडक्ट साइड पे देख लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? यहाँ पर नाइट्रोजन तो सिर्फ 2 हैं। अब हम आते हैं, सॉरी नॉट नाइट्रोजन, माय बैड, हाइड्रोजन की बात हो रही है। अब हम नाइट्रोजन पे आते हैं। यहाँ पर इस साइड पे नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पर भी सिर्फ 2 है। क्यों 2 लिखा मैंने, क्यों 1 नहीं लिखा? क्यों? ये गलती हर कोई करता है, मोस्टली लोग करते हैं। आई एम नॉट सेइंग हर कोई करता है, मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं कि वो ये वाला देखते हैं कि ये वाला तो 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया। नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा यहाँ पर 1? बिकॉज हमारे पास इसके पास 2 दिया हुआ है। कहाँ? यहाँ पर। ये जो वाला 2 है ना, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले हाइड्रोजन से भी, इस वाले नाइट्रोजन से भी, इस वाले ऑक्सीजन से भी। जिसने कल की क्लास देखी है, मैंने उसमें भी कल की क्लास में बताया है कि ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा। किन से? सबसे। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ पहले कल की क्लास देखना, तभी ये बैलेंसिंग समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पर 2 है। अब और कहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द प्रोडक्ट पार्ट। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है? प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन 2 है। कितना है? 2 है। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, अब यहाँ पर सब मोस्टली गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? अगेन यहाँ पर सिर्फ 3 है तो मैंने सिर्फ 3 लिख दिया। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि ये 2 भी तो है ना भाई इसके पास। मैंने क्या बताया, ये 2 सबका है, हाइड्रोजन का भी, नाइट्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। ठीक है, तो अब ये 2 × 3 होगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस में और क्या आएगा? ये वाला भी तो ऑक्सीजन है ना, तो फिर प्लस में 2 भी आएगा। अगर कोई इसे पॉज करके खुद कर रहा होगा ना, तो उसने ये गलती ज़रूर की होगी, या तो वो प्लस करना भूल गया होगा या उसने मल्टीप्लाई करना भूल गया होगा। ठीक है, तो समझ आ गए, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। ऐसे अगर आप इधर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितने आएंगे? 7 आएंगे। कैसे आएंगे 7? ये देखो, ये 6 हो गया और ये वाला 1 हो गया, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द कैल्शियम वाला पार्ट। कैल्शियम कैसे देखेंगे? कैल्शियम तो भाई एक ही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक ही है, इधर भी कैल्शियम एक ही है, तो चलो ये वाला काम तो थोड़ा ईजी हो गया। अब हम चेक करते हैं
कि अब हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया ना, इतना सारे नंबर्स आ गए, इतनी सारी चीज़ें आ गई, अब इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे। थोड़ा ईजी तरीका चाहिए। तो वो ईजी तरीका क्या होगा, आप लोगों को चेक करना है कि कौन सा वाला एटम, ये मैंने कल भी बताया था कि आपको चेक करना है विच एटम इज़ द मैक्सिमम इन नंबर। तो कौन सा एटम दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये दिख रहा है, कौन? ऑक्सीजन। तो हम इसी से शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 8 है तो यानी कि इधर साइड भी 8 होना चाहिए था, राइट। तो इसे हम 8 कैसे बनाएं, चेक करते हैं। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, हम पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, बिकॉज इसका साथ ही हाइड्रोजन है। क्या पता अगर मैं इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो यहाँ पर 8 हो जाए। तो क्या करना है, ये 4 है तो इसको मैंने अगर इंटू 2 कर दिया तो क्या हो गया ना 4 ये। तो मुझे कहाँ 2 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर। याद रखना प्लीज़, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैंने यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी 4 हो गया, ये भी ठीक है। अब तुम यहाँ दोबारा चेक करो, ऑक्सीजन चेक करो कितना हो गया। ये ये ऑक्सीजन 2 इसके पास गया तो ये इंटू 2 हो गया। सॉरी गलत जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले में करना था। 1 सेकेंड, अभी कहीं मल्टीप्लाई नहीं करते, अभी हम चेक करते हैं बस। कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पर देखो, ये देखो, ये वाला जो 2 हो गया, ये 2, ठीक है, ये वाला 2 प्लस में क्या, प्लस में ये वाला 6 भी तो था, प्लस में 6, तो ये तो ऑटोमेटिकली 8 हो गया। तो सही है भाई, 8 और 8 परफेक्ट, एकदम सही, जो हमें चाहिए था। और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें ऑक्सीजन में। हम सोच रहे थे यार ये 7 है, ये 8 है, तो कईयों ने दिमाग लगाया होगा कि पहले आपने कहा था ना कि क्रॉस कर दो इनको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दो। बट आपको ये भी तो देखना है कि आप अपना हाइड्रोजन बैलेंस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, है ना। तो एक बार हम सबको इरेज करके ना दोबारा चेक करते हैं कि हमने क्या क्या किया। अभी हम इस पार्ट को इरेज कर देते हैं, विच इज़ द रिएक्टेंट पार्ट एंड द प्रोडक्ट पार्ट, जो भी लिखा है हमारा। अब हम मेनली चेक करेंगे किसको, हम चेक करेंगे अपने हाइड्रोजन्स को और ऑक्सीजन को, फिर हम चेक करेंगे बाकी के एलिमेंट, क्योंकि इनसे ही बाकी की रिएक्शन भी क्या पता पूरी हो जाए हमारी, है ना। तो लेट्स जस्ट सी, 1 सेकेंड, लेट मी इरेज ऑल द सर्कल्स, तो ईजी हो जाएगा। अगेन लेट्स चेक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन इज़ 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन इज़ 4, इधर ऑक्सीजन कितना है, इट्स 8 ओवर हेयर, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर भी ये 8 है। चलो भाई, इतना कवर हो गया, बिल्कुल कम्प्लीटली डन। अब हम चेक करते हैं हमारे कैल्शियम को, क्योंकि वो बचा, और नाइट्रोजन को। इधर कैल्शियम कितना है, लेट्स चेक ऑन द रिएक्टेंट पार्ट, देन वील मूव ऑन टू द प्रोडक्ट पार्ट। तो रिएक्टेंट पार्ट में कैल्शियम इज़ 1, परफेक्ट, और प्रोडक्ट पार्ट में भी कैल्शियम इज़ 1, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, नाइट्रोजन इज 2 ऑन द रिएक्टेंट पार्ट, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर भी तो नाइट्रोजन 2 ही है, यानी कि रिएक्शन तो सिर्फ एक 2 लगाने से बैलेंस हो गई ना, हुई कि नहीं बैलेंस, कंप्लीटली बैलेंस हो गई ना। तो क्या बनी रिएक्शन, ये था 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई एम टेलिंग यू, बार बार नेम याद रख लो तो वो ईजी हो जाएगा आगे, अगर बाई चांस आपको वर्ड फॉर्म में दिया होगा कोई भी बैलेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया कैल्शियम नाइट्रेट प्लस इट विल गो विद 2H2O, ठीक है, हुआ ना। दिस इज योर बैलेंसिंग। आई होप अब सबको क्लियर हो गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके वो पूछ सकता है कि मुझे यहाँ पर ये पॉइंट नहीं समझ आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने होमवर्क पे। तो मैंने होमवर्क 2 आपको MCQ भी दिए थे, वो तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब हम चेक करते हैं एक और होमवर्क जो मैंने दिया था, वो होमवर्क था, ये एक काम करता है, मैं ना होमवर्क जो दिया ना उसके लिए अलग वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी, जो भी मैंने होमवर्क दिया था। एक तो आज का होमवर्क जो दूँगी अगर बाई चांस मैंने आज कोई होमवर्क दिया, और एक नेक्स्ट होमवर्क। तो और मैं क्या है, साथ में एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस कराऊंगी और सारे NCERT के क्वेश्चन भी, तो सब कुछ एक वीडियो में मैं डाल के दे दूँगी। अगर वो वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो मैं उसको 2 वीडियो में स्प्लिट करके दे दूँगी, क्योंकि आज का भी हमें लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। हम मैक्स टू मैक्स अगर जाएंगे तो 1 आवर जाना चाहिए, या फिर 1 आवर 30 मिनट्स। इससे ज़्यादा एक्सीड करना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि साइंस वैसे भी किसी को पसंद नहीं आती, और जिनको पसंद आती तो वो बहुत प्यार से सुन भी लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हम आज के नए फ्रेश टॉपिक पे चलते हैं, होमवर्क। और सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, जिसको समझ आ जाएगा तो वो समझ आ जाएगा, जिसको नहीं समझ आएगा तो भी उसे समझना पड़ेगा।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में अगर हम मूव करें तो क्या देखना है हमें, सबसे पहले वी हैव टू लुक द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फिर हम आएंगे हमारी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पे. ठीक है, तो ये रिएक्शंस ना टू बी ऑनेस्ट बहुत ईजी रिएक्शंस हैं, कोई वो नहीं है. बस एक बार मैं तुम्हें समझा देती हूँ इनमें डिफरेंस क्या है. सपोज मैंने एक ए लिया, सॉरी आई नीड टू टेक द पेन. सपोज आई टुक अ ए प्लस बी, देन इट गॉट ए बी. अब अगर मैंने क्या किया, ए बी लिया और उस पर रिएक्शन कराई तो क्या बना, ए प्लस बी बना. तो अब तुम मैं पूछोगे इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इफ़ वी सी, जो हमारी पहली वाली रिएक्शन है वो क्या है, दैट इज़ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और जो ये वाली रिएक्शन है दैट इज़ अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. समझ आया ही नहीं आया? कौन सी वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और कौन सी वाली डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है. अभी हम डीकॉम्पोजिशन के थोड़ा टाइप्स भी पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि हालांकि एनसीईआरटी में इतना नहीं दे रखा, बट कई बार ना पूछ लेते हैं तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते. अगर किसी का जैसे ना हायर एग्ज़ाम, कोई अलग एग्ज़ाम देना हो बाई चांस, तो उसमें भी वो काम आ जाता है. बहुत ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. तो अब हमें समझ आ गया कि कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन में डिफरेंस क्या है. एक बार हम वापस चल के इनकी क्या पढ़ लेते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं जो हमारी बुक्स कहती हैं. ओके. A reaction in which a single product is formed from two or more reactants is called as the combination reaction. और decomposition reaction कौन सी reaction है? Those reaction in which a single reactant breaks into two or more products. और मैंने बता दिया था कि कौन सी reactions, अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जिसको हमने क्या बोला था, ए बी बना था फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, यानी कि ए प्लस बी, दो ले लिए मैंने रिएक्टेंट्स, उससे क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट. और ये सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू, यानी कि जो ए बी था वो ब्रेक हुआ था किस में, ए प्लस बी में. समझ आया नहीं आया? बस इतना ही है. और ये स्टेटमेंट इतनी ईजी, अगर किसी को कुछ बाई चांस ज़्यादा वर्डिंग स्टेटमेंट याद नहीं हो रही ना, आप डायरेक्टली अगर ये स्टेटमेंट्स भी देखोगे ना तो कम्प्लीटली ईजिली याद हो जाएंगी. अब हम मूव करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स पे. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स पे, जैसे अगर मैं पहला एग्जाम्पल देखूँ तो क्या लिख सकती हूँ मैं, जैसे कि 2H2 है प्लस O2 विल गिव H2O. लेकिन अभी एक दिक्कत है. क्या दिक्कत है? कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है. क्या नहीं है? बैलेंस्ड नहीं है. मैं भी 2 भी हटा देती हूँ और ईजी हो जाएगी बैलेंसिंग. देखो कैसे हो जाएगी. ये दो हैं, ये मैंने कल भी बताया शायद, ये हमारे आई गेस उसमें भी था इंडेक्स क्वेश्चन में, वो शायद HCl वाला था. ठीक है, ये दो हैं, ये भी दो है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ यही दो है. अब इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये अब हाइड्रोजन तो 4 हो गया, यानी कि अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि क्या हो जाए, ताकि ये पूरे की पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाए. क्या हो जाए? बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाए. और अगर किसी को बैलेंसिंग में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बैलेंसिंग की एक और अलग वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें हम कम्प्लीटली बैलेंसिंग पे फोकस करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए. और जितने भी क्वेश्चन, जितनी एनसीईआरटी में होगा, एग्जाम्पलर में होगा, सारे क्वेश्चन हम एक बार उस बैलेंसिंग के कर लेंगे. ठीक है, आई होप ये समझ आ गया. ये एक एग्जाम्पल है बैलेंसिंग का, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट उस पर, द नेक्स्ट इक्वेशन पे. बैलेंस जो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, किस चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. तो कौन सा हो सकता है? सेकेंड एग्जांपल इज C+O2 विल गिव यू CO. नहीं, CO2 देगा. कैसे? अगर मैं सिर्फ CO लिखती ना तो वो क्या था, वो था कार्बन मोनोऑक्साइड. क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड. लेकिन अगर मैंने CO2 लिख दिया देन इट इज़ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड. डिफरेंस समझ आया दोनों में? क्या डिफरेंस है? 2 O है तो डाइऑक्साइड और 1 O है तो कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं. ये भी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए. तो ये क्या बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस लग रही है मुझे तो. बाकी बार चेक कर लेते हैं, क्या पता मेरे को नहीं आ रहा हो. यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है. कार्बन इज़ 1, ऑक्सीजन इज़ 2,
हेयर ऑल्सो कार्बन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 2. तो आई थिंक दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. हमें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कम्प्लीटली सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन है. ठीक है, सबको समझ आ गया. ये सेकंड एग्जाम्पल है. कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए अब? जैसे हमने एक्टिविटी 1 में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, दैट इट वॉज 2mg प्लस O2. अब मैं बैलेंस से लिख रही हूँ डायरेक्ट. क्या दिया था? 2mgO दिया था. दिया था नहीं दिया था? तो ये है वो रिएक्शन. 2mg प्लस O2 विल गिव 2mg. और ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन है. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये लाइव नहीं है तो इसलिए सबको कमेंट सेक्शन में ही अपने डाउट्स भेजने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई. अब कोई भी दिक्कत अगर एक बार चेक कर लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है, पूरा कंप्लीटली मैंने अच्छे से समझा दिया है विद डेफिनेशन विद एग्जांपल. ये समझ आ जाना चाहिए. इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लग रही है. क्या बोला इसमें? सिंपल कि एक सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स. यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर? एक सिंगल प्रोडक्ट, ये रहा सिंगल प्रोडक्ट, उसके बाद वो क्या बन रहा है यहाँ पर? 2 और मोर रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं, उसको हमने बोला है बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें मैंने अभी बताया कि सिंगल रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है क्या बनाने के लिए? 2 और मोर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. तो इसको भी देख लेते हैं, इसके भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. क्या एग्जांपल्स होंगे इसके भी? पहला जो एग्जांपल होना चाहिए दैट शुड बी व्हाट? जो हमारी एनसीईआरटी बताती है. एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको मैंने हीट किया और क्या मिला उससे? CaO प्लस CO2. ये CaO क्या होता है? दिस इज क्विक लाइम. व्हाट इज इट? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. और ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या दूसरा नाम होता है? इसका नाम होता है लाइमस्टोन. ये नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब क्वेश्चन बनेंगे ना आपके टेस्ट में आएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि नाम लर्न करना कितने इंपॉर्टेंट है. एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट और जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन. एक होता है CaO जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइम. ठीक है, और ये कैसे बना? अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर नोटिस किया किसी ने कि मैंने ये क्यों बनाया? व्हाट इज दिस ट्राइंगल सिग्निफाइज? दिस ट्राइंगल सिग्निफाइज दैट आई एम यूजिंग हीट इन दिस रिएक्शन. क्या यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें? मैं इस रिएक्शन में हीट यूज़ कर रही हूँ. हीट यूज़ करने से क्या हुआ है अभी हमें उसमें नहीं जाना, बट ये हीट क्या सिग्निफाई करती है अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जिससे हमें पता चलेगा. क्या पता चलेगा? कि टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. क्या? टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. अब हमें ये भी तो चेक करना है कि ये टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में ये टाइप्स पता कैसे चलेंगे. तो कैसे पता चलेंगे? सबसे पहले देखो पहले नाम क्या क्या है. थर्मल डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन. तुम लोगों को बहुत ईजी है ये रिएक्शंस, कुछ नहीं सोचना, तुम्हें बस ये देखना है इनके नाम क्या कहते हैं. व्हाट इज देयर नेम सेज. थर्मल का मतलब समझ आ रहा है तुम्हें? कैन यू जस्ट रिलेट थर्मल? क्या आ रहा है? थर्मल सोच के दिमाग में क्या? हीट आ रही होगी, गर्मी, हीट, और यू कैन से टेम्परेचर. तो कुछ नहीं है, बस ये सिंपल है. क्या सिंपल है इसका? दोज रिएक्शंस. कैसी रिएक्शंस? दोज रिएक्शंस विच अकर, और रिएक्शंस नहीं, बेटर आई से दोज डीकॉम्पोजिशन reactions which occur in presence of what? In presence of what? In presence of heat are known as thermal decomposition reaction. समझ आया क्या बोला मैंने? Thermal decomposition reactions are those reactions which occur in the presence of heat. In what? In presence of heat में होती हैं ये reactions. अब इसका एग्जाम्पल कौन सा वाला था मैंने बता दिया तुम लोगों को. इसका एग्जाम्पल भी दैट वाज दिस. ये जो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जाम्पल है ना, यही है. ये है तुम्हारा एग्जाम्पल थर्मल डीकॉम्पोजिशन का. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? वैसे किसी को अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकता है, बट कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कंपलसरी कि नोट्स बनाने कंप्लीटली. अगर किसी को बैठ के सिर्फ सुनना है, रिकॉल करना है, किसी का टेस्ट है, कुछ भी, तो आप उसको वो भी कर सकते हो. ठीक है, now moving on to the next reaction which is electrolytic decomposition reaction.
अब इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलिटिक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होंगे हो सकता है हम, है ना। तो दोज रिएक्शंस विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, अब इसका सबसे यूनिवर्सल एग्जांपल बताऊं जो बहुत काम आने वाला है तुम लोगों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन सा, पानी का टूटना, पानी का इलेक्ट्रोलिटिक होना, यानी कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं ना तब क्या होगा, तब हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, यानी कि जो हमारा पानी है द बॉन्ड्स इन वाटर ऑन पासिंग ऑन द व्हाट, ऑन पासिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी breaks down into हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और वो हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर 2 लगा देना ताकि ये क्या बन जाए, एक बैलेंस्ड रिएक्शन बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए, एक बैलेंस्ड रिएक्शन बन जाए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन की अब हमें रिएक्शन पढ़नी है। फोटोलिटिक में क्या पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, विच इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वैसे ये भी क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, समझ आ गया। अब इसकी रिएक्शन देख लोगे, इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शंस पे ना बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। कौन से क्वेश्चन बनते हैं अभी देखना भी तुम। पहला अगर मैं तुम्हें बताऊं इसकी रिएक्शन का एग्जाम्पल्स दोनों के दोनों याद होने बहुत ज़रूरी हैं। एक होगा AgCl का, जो कि इस पर अगर लाइट पड़ेगी, ठीक है, आई एम राइटिंग जस्ट L फॉर द लाइट, इस पर अगर लाइट पड़ेगी तो वो बनेगा 2Ag प्लस Cl2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक है, सेकंड वाली कौन सी होगी, AgBr की, किसकी, AgBr की, अगेन 2Ag प्लस Br2 और यहाँ पर 2। समझ आ गया, आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी है, ये क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और तुम लोग प्लीज़ एक और बात याद रखना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना, जो पॉइंट तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा है कि जो ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, ये AgBr वाली, ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। किसमें, ब्लैक एंड वाइट, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी ना उसमें यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ना कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, सबको समझ आ गया। एक बार मैं दोबारा से बता दूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। सबसे पहले डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती हैं, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज फॉर्म्ड, और सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन। डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इन 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है ये, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकॉम्पोजिशन। किसका, थर्मल डीकॉम्पोजिशन का। Talking about the combination reaction, it is a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is called combination reaction. ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिख भी दिए थे, जिसने नोट डाउन करे हैं वेल एंड गुड, जिसने नहीं करे नोट डाउन तो भी वेल एंड गुड, बिकॉज सबका अपने अपने हिसाब से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन भी हो गए, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द क्वेश्चन वाला पार्ट। अब जो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना, इसका आंसर आपकी एनसीईआरटी में है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में है। डीकॉम्पोजिशन के नीचे तुम लोगों ने अगर देखा होगा एक नोट वाला पार्ट बना हुआ होता है प्रॉपर एक बॉक्स में, कैसे से बॉक्स में, ऐसा एक बॉक्स होता है, ऐसा स्पाइरल टाइप के ऊपर वो बनी होती है, उसमें से ये नोट का क्वेश्चन है जो कि मैंने बनाया है। अ सोल्यूशन X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। क्या है वो सोल्यूशन X, ये आप अपनी बुक खोलोगे ना तब पता चलेगा कि दिस इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। आप अपनी जब ऐसे वाले देखना एनसीईआरटी को खोल के, इसी कलर में थोड़ा इसी कलर में जिस कलर से मैंने पेन बनाया है, इसी कलर्स में ही थोड़ा वो बुक नहीं है, साइड में नोट सा पार्ट है, ऊपर सबसे पहली उसमें है, टॉप में लिखा है। ठीक है, डिकॉम्पोजिशन के ख़त्म होते ही या फिर उसके बीच में ही। ठीक है, सो अ सोल्यूशन X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, मतलब कोई एक सोल्यूशन है जिसका नाम है X, ठीक
ठीक है, ये किसी की एक्स नहीं है, ये सिर्फ एक सोल्यूशन का नाम एक्स है जो कि वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि नेम द एक्स का नाम बताना है, अपनी एक्स का नाम किसी को नहीं बताना है, इसमें जो नाम बताना है वो इस एक्स का बताना है जो कि वाइट वॉशिंग में यूज़ हो रही है, एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो वो एक्स क्या है, कोई सोच सकता है? अगर किसी को नहीं आता अपनी बुक खोल के भी बता सकता है। द एक्स हेयर इज क्विक लाइम। कौन है? क्विक लाइम है भाई, क्विक लाइम। अरे क्विक लाइम हमने कहाँ पढ़ा था, नाम सुना सुना लग रहा है ना। क्या है वो क्विक लाइम? ये है CaO, अभी जो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन वाला पार्ट पढ़ा था। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, ये रहा इसका नाम, ये हो गया आपका ए पार्ट। अब वो कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। पानी के साथ इसकी क्या लिखनी है? रिएक्शन लिखनी है। तो कैसे लिखोगे? एक्स प्लस वाटर क्या देगा वो लिखना है, इसका ये मतलब है। तो एक्स क्या है? CaO प्लस H2O। तो क्या देना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? क्या देना चाहिए इसे? CaOH होल ट्वाइस देना है। किसी को रिएक्शन नहीं आती है तो वो एज इट इज लर्न भी कर सकता है। और जो ये CaOH होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? वैसे ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बताया था ना मैंने, क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने शुरू में ही बता दिया क्लास के शुरू होते में ही। लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी होता है। क्या नाम होता है वो नाम होता है स्लेक्ड लाइम। क्या नाम होता है? स्लेक्ड लाइम। और प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम के नाम में। एक होता है आपके पास, आई एम टेलिंग यू अगेन, एक यू हैव, वन इज़ योर क्विक लाइम एंड वन यू हैव इज़ योर स्लेक्ड लाइम। कैसा लाइम? स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला है CaO और ये वाइट वॉशिंग में भी यूज़ होता है। और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज़ द स्लेक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्विक लाइम के साथ पानी का जब रिएक्शन कराते हैं तब हमें मिल जाता है। परफेक्ट। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हुआ? Now moving on to the next question, which is okay. Now second question. तो अब a light green iron salt on heating becomes colorless. On further heating, it becomes brown color. It gives brown color, brown, black solid, and smell of burning sulfur. तो पहली बात तो हमें ये पता है कि हमारे पास एक ग्रीन आयरन सॉल्ट है। जिसको ये नहीं पता कि उस ग्रीन आयरन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, मैं बता देती हूँ। द फॉर्मूला ऑफ ग्रीन आयरन सॉल्ट इज FeSO4। क्या है वो यहाँ पर? फेरस सल्फेट। कौन है? फेरस सल्फेट। तो उसने बोला है कि लाइट ग्रीन आयरन सॉल्ट क्या हो जाएगा? हीट होके कलरलेस हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर? FeSO4.7H2O। ये जो पानी होता है ना, दिस पानी, दिस 7, दिस इज योर हाइड्रेशन नंबर। तो इसको जब हमने हीट किया, क्या किया? हीट किया, तब इसने क्या दिया हमें? कलरलेस, बिकम्स कलरलेस, यानी कि कलरलेस कंपाउंड दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? FeSO4 प्लस 7H2O बन गया। यानी कि जब भी आप इस हाइड्रेशन कंपाउंड को, जो कि एक लाइट ग्रीन कलर का आयरन सॉल्ट है, इसको व्हेनेवर यू हीट दिस, इट विल गिव यू this FeSO4 which is what? Which is colorless. Again I'll show you. ठीक है, और उसके बाद उसने क्या बोला है कि ब्राउन ब्लैक सॉलिड बना है जिसकी स्मेल एक बर्निंग सल्फर जैसी है। अब उसने बोला है कि इस आयरन सॉल्ट का फॉर्मूला भी बताओ, पूरी रिएक्शन जो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है वो भी लिखो। ठीक है, और ये किस तरह की रिएक्शन है वो भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अपन, पहले देखते हैं। 1 सेकेंड, ये जूम क्यों नहीं हो रहा? तो पहले हमारे पास था FeSO4.7H2O, जो कि कैसे कलर का है? जो कि है हमारे ग्रीन कलर का सॉल्ट। ठीक है, इसको जब हमने हीट किया तो यहाँ पर क्या बना? FeSO4 बना, प्लस में 7H2 निकल गए। ठीक है, अब ये FeSO4 जो है वो क्या हो गया? कलरलेस हो गया। ठीक है, कलरलेस हो गया। अब उसने बोला ऑन फर्दर हीटिंग, यानी कि अब मैंने इसकी भी हीट करा दी, तो क्या बना? यहाँ पर बन जाएगा Fe2O3। Fe2O3 जिसे हम क्या बोलते हैं? Fe2O3 ब्राउन ब्लैक सॉलिड। यही है वो ब्राउन ब्लैक सॉलिड जो आपका बर्निंग सल्फर की स्मेल देता है। और साथ में क्या बन जाएगा?
SO2 प्लस SO3, साथ में सल्फर के कंपोनेंट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी हुई ये एक थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों है थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन? क्योंकि इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इसमें हीट यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? हीट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हीट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कैसी रिएक्शन हो गई? थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप पूरी रिएक्शन एक बार समझ आ गई हो, क्योंकि अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको ही पता नहीं था कौन सा ग्रीन कलर का कौन सा किस कलर का, अब आई होप समझ आ जाना चाहिए। और ये याद भी रखने हैं, ग्रीन कलर का सॉल्ट कौन सा है? FeSO4.7H2O। कलरलेस कौन सा वाला है? FeSO4, जो कि हीट हो गया, यानी कि ये जो हाइड्रेशन सॉल्ट था ना एक तरह से, उसको हीट किया, वो कलरलेस हो गया। अब इसको हमने फर्दर हीट किया, किसको? इस कलरलेस वाले को, तो उसने एक ब्राउन ब्लैक सॉलिड बना दिया जिसकी स्मेल जो होती है एक बर्निंग सल्फर जैसी होती है। ठीक है, तो ये Fe2O3। गॉट इट? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करता था, अब की वाली एनसीईआरटी में मुझे तो नहीं मिला, अगर है तो हो सकता है बैक साइज में है। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन पूरे समझ आ जाने चाहिए। ये मेरा जो क्वेश्चन है, ये एक्स वाला वाइट वॉशिंग वाला, ये आपके नोट में दिया हुआ है। एनसीईआरटी रीड करना, एक एक लाइन समझ आ जाएगी अब मेरे लेक्चर्स देखने के बाद, और सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनोगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन अब टेस्ट वगैरह में आएंगे ना, वो भी बहुत फेमिलियर लगने लगेंगे। अब ये आता है हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन वाली रिएक्शन पे। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ आ जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस वाली डीकॉम्पोजिशन यहाँ पर इसमें कवर कर लेंगे, इसका मैक्सिमम पार्ट। तो सबसे पहले तो तुम ये समझो कि यहाँ पर ये बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डन टू ऑब्टेन, क्या किया यहाँ पर? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करी मैंने, डन टू ऑब्टेन H2NO2। सबको पता है, क्यों, कहाँ से पता है? ये देखो, इलेक्ट्रोलिसिस वाली तुम्हें दिख रही है ना डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डीकॉम्पोजिशन दिख रही है ना, दिख रही, ये वाली, इसी के बारे में बात हो रही है वहाँ पर। किसके बारे में बात हो रही है? इसी के बारे में। चलो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डन, यानी कि 2H2O को इलेक्ट्रोलाइज किया है, तब हमारे पास 2H2 प्लस O2 बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को अगर तुमने बिना बैलेंसिंग के किया, किसके बिना? बिना बैलेंसिंग के, तो ये क्वेश्चन के आंसर्स एक गलत आएंगे। अगर बैलेंसिंग के बिना तुमने ये क्वेश्चन किया तो सारे आंसर कैसे आएंगे? गलत आएंगे। उसका तुम्हें रीज़न अभी समझ आ जाएगा। पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने हैं। पहला पार्ट पढ़ो। क्या पढ़ो? पहला पार्ट पढ़ो। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस ऑब्टेन्ड इज 10 ml, H2 का वॉल्यूम बता रहा है वो 10 ml। ठीक है, एंड देन व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ O2। ये क्वेश्चन अभी हम करते हैं, उससे पहले हम समझते हैं जो ये दिया होता है ना 2, ये मैंने बताया था क्या होता है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। इन्हीं को हम मोल्स मानते हैं। क्या मान लेते हैं? मोल्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मोल्स। अब देखो तो मैं समझाती हूँ पहले तो ये मोल्स होते क्या यार, चल जा भैया। ये देखो, मोल्स जो होते हैं मोस्टली तुम्हारे बड़ी क्लासेस में आएंगे। एक तो मास अपॉन में एटॉमिक मास, या फिर आप कह सकते हो मोलर मास होता है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू द गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP, और वो वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। समझ गए? ये होता है मोल्स निकालने का तरीका, लेकिन हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना। मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए। जब तुम हायर क्लास में अगर किसी ने बाई चांस 11 में साइंस ली, वेदर इट्स नॉन मेड और मेडिकल, तो उसमें तुम्हें पढ़ने को मिलेगा केमिस्ट्री में ये मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहला वाला जो चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन अभी हम इस पे फोकस करते हैं कि यहाँ पर हम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो अभी तुम्हें जितना ध्यान रखना है ना, वो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि जो ये होते हैं ना तुम्हारे, ये अभी ये यहाँ पर क्या है? तुम्हारे मोल्स हैं। क्या है? मोल्स है। तो ये कितना हुआ? 2 मोल, ये भी 2 मोल, और ये भी कितना? 1 मोल। तो अब इसके हिसाब से अब हम क्वेश्चन करेंगे। कैसे? कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड 10 ml है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन कितना है? 10 ml है, देन व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ O2।
वॉल्यूम क्या है O2 का, तो कैसे निकालेंगे भैया, ये 2 मोल ये 1 मोल, यानी कि अगर ये 10 ml है, कौन हाइड्रोजन अगर 10 ml है तो O2 5 ml होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं। चलो एक बार हम दोबारा देखते हैं, पीछे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या बोल रहा है, दोबारा देखो एक बार। 2H2O will give H2 plus O2 on electrolysis। तो बताओ कैसे करना है, 2 मोल 2 मोल 1 मोल। तुम्हें एक बात पता है कि 2 मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मोल, गिवन वॉल्यूम, सॉरी गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट HTP, अपॉन में क्या, अपॉन वॉल्यूम एट STP, जो मैंने बताया था कितना है 22.4 लीटर, है कि नहीं। तो इसी से हमें निकालना है, जब हमारे पास यहाँ 2 मोल था, यहाँ भी 2 मोल था और यहाँ 1 मोल था, तो अगर यहाँ पर हमारे पास 10 ml पानी है तो यहाँ पर 5 ml होना चाहिए ना। रेशो देखो ना 2:1 का था, 2:1 का रेशो था, तो यहाँ पर भी जो रेशो होना चाहिए 10:x होना चाहिए, जो कि 2:1 के बराबर आना चाहिए। तो वो तब कब आएगा, जब यहाँ पर क्या होगा 5 ml होगा। अब समझ आया है क्या मतलब था इसका, समझ आया नहीं आया, आई होप पूरा समझ आ गया होगा। ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। अब वो कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस ऑब्टेन्ड इज 10 ml, अब O2 उसने 10 ml कर दिया, तब हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम होगा। बहुत इजी, जब O2 1 था तब हाइड्रोजन 2 था, अब O2 10 हो गया एक तरह से, तो हाइड्रोजन 2 × 10 हो गया ना भाई, कितना हो जाएगा 20 ml, कितना ml 20 ml, हुआ कि नहीं। अब जो ये वाला क्वेश्चन है विच इज़ अ डेटा बेस क्वेश्चन, वाई डू वी ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, ये एक डेटा बेस क्वेश्चन है, इसका रीज़न तुम्हें पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड हम इसलिए डालते हैं ताकि वाटर की कंडक्शन बढ़ जाए, उसमें क्या बढ़ जाए, कंडक्शन, कंडक्टिविटी बढ़ जाए उसकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच इलेक्ट्रोड कंटेन्स H2 गैस एंड विच कंटेन्स दी O2 गैस, तो कौन सा होगा। H2 तुम्हें जो पता है ये तुम्हारे पास होता है H+1 होता है ना, और जो ये O होता है वो O2- होता है, ये +1 है, यानी कि कौन से इलेक्ट्रोड के पास जाना चाहिए, ये जाना चाहिए कैथोड के पास, नेगेटिव वाले के पास अट्रैक्ट होना चाहिए। और ये जो ऑक्सीजन है ये किसके पास अट्रैक्ट होना चाहिए, ये पॉजिटिव वाले यानी कि एनोड के पास जाना चाहिए। एक बार दोबारा देख लो क्या बोला उसने, उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स शुड हैव H2 and O2, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक कैथोड और एक एनोड। जो एनोड वाले इलेक्ट्रोड है दैट इज़ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वेयर एज द कैथोड वन इज़ अ नेगेटिव वन। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे पता लगाएं कि जो H2 में से टूट के हमारे पास H2+O2 आया है वो किधर साइड जाए, तो कैसे पता चलेगा, तुम इतना समझ लेना कि जो होता है H वो +1 वाला होता है और वो जो होता है वो 2- वाला, तो माइनस वाला जाएगा प्लस वाले के पास और प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास, वाई, बिकॉज इट इज़ ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है। तो H2 gas is obtained at the cathode which is a negative electrode and the O2 gas is obtained as the anode which is a positive electrode। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना, नहीं होना चाहिए, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये एक एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन है कि विच आर द कंपाउंड्स में बी एडेड टू वाटर इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो बस तुम HCl याद रख लेना, एक उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा NaOH भी याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली क्यों, क्योंकि H2SO4 हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हम यहाँ पर या तो स्ट्रॉन्ग बेस डाल सकते हैं विच इज़ NaOH, या HCl डाल सकते हैं विच इज़ अगेन अ स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। या तो HCl और या फिर NaOH, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है अपने नेचर में। समझ आ गया, तीनों क्वेश्चन हो गए अच्छे से।
क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अगेन अ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास कौन सी सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़। कौन सी सीरीज़ होगी इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी सीरीज़ होगी। क्यों होगी वो इंपॉर्टेंट, ये देखो पढ़ो इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहना चाह रही है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलना चाह रहा है ये, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्यों बोल रहा है, ये रिएक्टिविटी सीरीज, सॉरी, आप लोगों को यही याद करनी है बस, और टिप पे याद हो जानी चाहिए। कैसे याद करेंगे अभी हम करेंगे। एक बार मैं दोबारा से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की इसका डेफिनेशन का मतलब बता दूं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोर रिएक्टिव, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ज़्यादा रिएक्टिव वाले कौन से होते हैं, ये ऊपर वाले जो होता है, दीज आर मोर रिएक्टिव। मेटल डिस्प्लेसेस, देखो नाम में आ रहा है ना डिस्प्लेस करना। लेस रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या करती जाती है, इट इंक्रीजेस। मतलब क्या कि अगर पोटेशियम है तो वो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, वो सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन गोल्ड जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सिल्वर गोल्ड को कर सकता है। अभी इस पर हम क्वेश्चन समझेंगे कैसे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ सीरीज़ को याद करने का तरीका, विच इज़ प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड मर्क्यूरी सेव गोल्ड। ठीक है, क्या है देखो, ये हमारे टीचर्स ने हमें बताया था, और कई जगह ये तो नेट पे भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप किसी भी तरीके से, अगर वो किसी और तरीके से याद करना है किसी और तरीके से याद कर सकते हो, या फिर अगर ये वाला तरीका यूज़ करना है इस वाले से भी कर सकते हो। क्या बोला, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, तो पी से पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम। दोबारा देख लो, ठीक है। और देखो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर तो सेम टू सेम है, सेव, ये देखो मर्क्यूरी, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉपर, हाइड्रोजन। अब इसलिए तुम पीछे जाके चेक करो तो दोबारा देखते हैं क्या देखते हैं, ये देखो एक बार यहाँ पर भी सारे नाम देख लो। पोटेशियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मर्क्यूरी सेव गोल्ड। समझ आ गया कैसे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई इज योर टिन, लर्निंग इज योर लेड, हाउ इज योर हाइड्रोजन, कॉपर इज योर हाउ कॉपर, कॉपर ही है वो, मर्क्यूरी इज योर मर्क्यूरी ओनली, सिल्वर इज सेव, क्या सेव, किसको सेव किया हमने, गोल्ड को सेव किया भैया। ठीक है, समझ आ गया, पूरी सीरीज अब याद हो जाएगी और हो भी जानी चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, देखो 1 सेकेंड, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखो पोटेशियम है और यहाँ NaCl है, यानी कि अब तुम ये देखो क्या सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज देखो, सबसे पहले क्या, प्लीज यानी कि पोटेशियम, स्टॉप यानी कि सोडियम, तो पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि जो सबसे जो ऊपर आते हैं ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी, तो यानी कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्या होगी, पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। समझ आ गया इतना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KCl प्लस Na, क्या हो जाएगा, KCl प्लस Na हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ योर Mg प्लस Na2SO4। अब यहाँ पर देखो भाई Mg कहाँ आ रहा है, मी में आ रहा है ना, और यहाँ देखो सोडियम तो स्टॉप पे आ रहा है, यानी कि ये जो है इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता। जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं ये तो इन्हें डिस्प्लेस करेंगे ना, ये थोड़ी तरह के आ जाएंगे। अब इसको यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट होगी ही नहीं, इसलिए नो रिएक्शन। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अब आपके क्या हैं,
होमवर्क है, करके लाना है। चलो मैं एक बार करा ही देती हूँ। एल्यूमिनियम के आयरन को कर सकता है, देखो आ रहा है, और आयरन कहाँ पे था, इंस्टेड पे, तो भाई कर सकता है, हो जाएगी। Ag सिल्वर और पोटेशियम नहीं होगी कोई रिएक्शन, क्यों, क्योंकि देख लो Ag इज़ लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। सिल्वर यहाँ आ रहा है और यहाँ पर पोटेशियम आ रहा है, ये वाली रिएक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, हो गया, क्लियर है पूरा कंसेप्ट, बहुत ईजी है, मैंने डिस्कस भी कर लिया यहीं पे। अब हम यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। उसके बाद ज़्यादा नहीं बचा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बचा, कोई नहीं, देखते हैं जितना कवर हो पाता है। ठीक है, उसके बाद 1 आवर में जितना भी कवर होगा, उसके बाद हम कल तो ये बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। क्या कर देंगे, चैप्टर को बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट reaction, which is the double displacement reaction. In this type of reaction, exchange of ions takes place. What is ions? Ions कुछ नहीं, मैंने जो कल बताया था क्लास में, it is cations and anions. इन दोनों की यहाँ पर बात हो रही है, किनकी, cations की और anions की, उन्हीं का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम्पल से पूरे का पूरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ जाएगा इन वन को। कैसे, ये देखो, BaSO4 में मैंने क्या बताया था, बी के पास +2 था और SO4 के पास -2 था। ठीक है, ये क्यों था, क्योंकि ये वाला जो Ba था इट वाज फ्रॉम ग्रुप 2। ठीक है, नाउ कमिंग टू MgCl2, इसका हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये हो जाएगा Mg+2 और Cl-। तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जैसे 1 सेकेंड, ये देखो MgCl2 है ना हमारे पास, तो तुम लोग इसे Mg, यहाँ पर ऐसे इसके पास 1 है, तो जो ये वाला 1 होता है वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 होता है आगे आ जाएगा, लेकिन जो 2 आएगा वो प्लस के साथ आएगा और 1 माइनस के साथ। क्यों, क्योंकि आगे जो हम लिखते हैं, आगे हम लिखते हैं कैटायंस को विच इज़ अगेन पॉजिटिव। मैंने बताया था कैट के पास पॉज होते हैं, और जो पीछे वाला होता है उनको हम एनायंस को लिखते हैं नेगेटिव में, बिकॉज कैटायंस का ऑपोजिट एनायंस है। तो अगर यही मैं लिखूँगी, क्या बन जाएगा, Mg+1 प्लस में 2Cl- बन जाता है, सॉरी +2। ठीक है, ये ऐसे बन जाता है। ये आगे जब हम फर्दर और पढ़ेंगे ना तब समझ आ जाएगा। एक और रिएक्शन ले लूँ क्या कोई, देखते हैं कौन सी रिएक्शन लेते हैं आपकी बार हम, वही ले लेते हैं BaSO4 वाली। दोनों के पास ये +1 और -1, लेकिन हमें पता है ना क्या था, पहले 2 था दोनों के पास, तब उसको सिंप्लीफाई करके 1 किया, तो ये वाला जो 1 है और ये वाला 1 है, एक 1 इसके पास चला गया, एक 1 इसके पास, तो क्या बन जाएगा, Ba+1 SO4 -1। बट एक्चुअल में क्या है, -2 और +2। मतलब थोड़ा रिलेट करना आ रहा है कि कैसे +1 गया, कैसे माइनस आया। कोई सा भी एग्जांपल और ले लो, जैसे अगर मैं MgO का ले लूँ तो कैसा बन जाएगा, ये Mg+2O -2 ऐसे बन जाएगा। आगे वाला आगे वाले के पास जो चार्ज हो जाएगा वो पॉजिटिव, और जो पीछे वाले के पास नेगेटिव। आई होप इतना समझ आ गया होगा, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में काम आ जाएगा। तो अब तुम देखो, फिर से ले लेते हैं, क्या है, Ba+2 SO4 -2, और वहाँ है Mg+2 Cl-1। एक ये है और एक ये है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होना, यानी कि ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। लेकिन सबसे पहले रिएक्टिविटी भी चेक करते रहना, ठीक है। हालांकि इसमें रिएक्टिविटी का कोई काम नहीं आता है अभी, क्योंकि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों आयंस का चेंज हो रहा है आपस में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिविटी ज़रूर देखनी है, और जो स्पेशली जो आगे अकेला वाला लिखा होता है ना, वो करता है उस रिएक्शन को डिस्प्लेस, उससे पता चलेगा कि रिएक्शन होगी नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा BaCl2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो +2 है वो यहाँ चला जाएगा, इसका -1 है वो यहाँ चला जाएगा नीचे, तो यहाँ 1 आ गया। प्लस में दोनों ही +2 हैं, तो दिस विल बी MgSO4, कोई होल्ट वाइज कुछ नहीं, समझ आ गया। दिस इज़ योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, तुम्हारे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। आई होप पूरी की पूरी रिएक्शन समझ आ गई होगी, बिकॉज ये समझ आ गया तो सब समझ आ गया, ठीक है, समझ गए। तो क्या बोलते हैं इसको,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो ये रिएक्शन है ना, इसमें एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। कैसी रिएक्शन? प्रेसिपिटेट। एक तरह से अगर कोई रिएक्शन हुई है और कोई भी सब्सटेंस या कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कलर का बच जाता है, अगर वाइट कलर का बचेगा तो ये वाली रिएक्शन है, अगर किसी और कलर का बचेगा तो वो दूसरी हो जाएगी। सपोज अगर कॉपर ले ले तो कॉपर में ग्रीन या ब्लू ऐसे कलर का बचता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट जो लेफ्ट ओवर सब्सटेंस है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ आ गया होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस का। तो अब कर लोगे, कोई भी एग्जाम्पल देके तुम पता लगा लोगे ना कि कौन सी क्या रिएक्शन है, कर लोगे ना ऐसा, ठीक है। अगली क्लास में ना मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी इस रिएक्शन पे, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। सारे पहले हम शुरू ही सारे क्वेश्चंस से करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे रेंसिडिटी वगैरह वाला, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, आई गेस सेकेंड लास्ट इक्वेशन है ये, विच इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक यानी कि इसमें हीट क्या होती है? इसमें हीट ना रिलीज होती है। हीट क्या होती है? रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। सो इन दिस एग्जिट आ रहा है ना, एग्जिट, तो एग्जिट में क्या होता है? रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। और एंडो में जो इसके अगली वाली रिएक्शन है, दैट इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या आ रहा है? एंट्री आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है? उसमें हीट इज यूज्ड और इट इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। समझ आ गया? एंट्री एंडोथर्मिक जिसमें हीट यूज हो रही है, एग्जिट एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज हो रही है। तो मैं पढ़ देती हूँ इसको भी। In this type of reaction, heat is released along with the product. Mostly combination reactions are exothermic. तो क्या होता है? मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक, और मोस्टली जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो होती है एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, क्या होगा? A प्लस बी बना, जिसके साथ ए भी आएगा, साथ में उसके साथ हीट भी रिलीज हो गई। क्या रिलीज हो गई? उसके साथ हीट भी रिलीज हो गई, ठीक है। समझ आ गया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का डिफरेंस क्या क्या? अभी हम प्रॉपर समझेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं, एंडोथर्मिक को एक बार एंडोथर्मिक को पढ़ लेते हैं, फिर इनकी रिएक्शंस पे आ जाएंगे हम, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द हीट इज एब्जॉर्ब्ड या फिर यूज्ड अलॉन्ग विद द रिएक्शन, एंड मोस्टली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कैसे? तुम्हें याद है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जो हमने तोड़ा था तब उसमें हीट यूज़ हुई थी, तो CaO प्लस CO2 बना था। यहाँ पे हीट यूज़ हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये कैसा हुआ? एंट्री वाला हुआ ना, यानी कि एंडोथर्मिक हुआ। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब के सब किस में आते हैं? एंडोथर्मिक में आते हैं, ठीक है। और यही अगर मैं बात करूँ इसकी एक्सोथर्मिक में, इसमें क्या हो रही है? हीट जो होती है रिलीज होती है, इसलिए इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, सब सब आ जाते हैं हमारी एक्सोथर्मिक में। अगर मैं कोई भी एक एग्जाम्पल लूँ, सपोज मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लेती हूँ, C+O2 वाला, ठीक है। C+O2 वाले में क्या बना था? हमने देखा था ना, क्या बना था? फटाफट, CO2 बना था। क्या बना था? CO2 प्लस में हीट बनी थी। क्या हो रहा है यहाँ पे? हीट रिलीज हो रही है इसके साथ। जब भी कोई दो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें एनर्जी यूज हो रही है उनको बनाने में, ठीक है, और साथ में हीट रिलीज हो रही है। एक और एग्जाम्पल ले लो। कौन सा एग्जाम्पल? जो हमने किया था कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विक लाइम को हमने जब पानी के साथ रिएक्ट किया था, याद है ना क्या काम था इसका? वाइट वॉशिंग का। तब हमने क्या बनाया था? स्लेक्ड लाइम बनाया था, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसमें भी हीट रिलीज होती है इसके बनने पे। समझ आ गया? दो एग्जाम्पल ये हो गए। एक और देख लो, साथ में तुम ले लो Na, ले लो Na प्लस H2O ले लो, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा? इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसमें भी हीट रिलीज होती है। समझ आ गया? एंडो और एक्सो में डिफरेंस क्लियर हो गया। दोबारा से मैं एक बार बता देती हूँ दोनों के डिफरेंसेस एक पर्टिकुलर अलग स्लाइड पे। यहाँ देखते हैं, एक है हमारे पास क्या है? एक हमारे पास है एंडोथर्मिक, एक हमारे पास है एक्सोथर्मिक। सो वन इज योर क्या है? वन इज योर एंडोथर्मिक एंड द अदर वन इज योर एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो एंडो में एंट्री हो रही है, यानी कि हीट क्या हो रही है? हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। साथ में कौन सी रिएक्शन हो रही है? कंबशन रिएक्शन के
जितने भी एग्जाम्पल तुम्हें दिखे ना दुनिया में, सब में ना तुम एंडो लगा देना, बस इतना कर देना, इतनी मेहरबानी कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद एक्सो, एग्जिट, यानी कि हीट क्या हो रही है, हीट इज़ गेटिंग रिलीज्ड, हीट इज़ रिलीज्ड, तो उसमें तुम क्या लगा दोगे भाई, उसमें तुम लगा दोगे एक्सोथर्मिक, यानी कि शिट मैंने उल्टा बता दिया ना, वेरी गुड, वाओ, कंबशन रिएक्शन नहीं है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन है। और ये तो कोई लाइव ही नहीं हो रही, कोई कमेंट में बता देगा साथ के साथ, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं सब में योर हीट इज़ यूज्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ही तो होती है वो, इसलिए सारे के सारे एग्जांपल्स कौन से आ गए, एंडोथर्मिक। और यही अगर मैं बात करूँ एक्सोथर्मिक की, हीट इज़ रिलीज्ड, तो सारे के सारे कौन से हैं, कंबशन वाले आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। अभी हमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम और बचा है, तो हम साथ के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन भी खत्म कर लेते हैं। कल का जो हमारा काम रहेगा ना, वो रहेगा हमारा लास्ट का पार्ट एनसीईआरटी का कवर करने का, और साथ के साथ हम बहुत सारे एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, और मैं कोशिश करूँगी पूरी एग्जाम्पलर डिस्कस कर ले कल और पूरी एनसीईआरटी डिस्कस हो जाए। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं बाद में शॉर्ट्स में डाल दूँगी, उनमें से कर लेना, ठीक है। चलो अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। इन दिस रिएक्शन ईदर ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, तो रिडक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईदर ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड। तो ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन इज एडेड एंड रिडक्शन इज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। अब सबसे बड़ी बात तुम्हें देखनी है, अब हाँ चलो तीसरा वाला भी, इसके एग्जांपल फिर हम साथ में कर लेंगे। तीसरा वाला क्या है, और रिएक्शन कौन सा, रिडॉक्स वाला, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। देखो नाम से तो चल रहा है ना रिडॉक्स, जैसे होता है ना बॉलीवुड में तो बहुत चलता है, जैसे हैशटैग दीपवीर बनाया था, वैसा वाला इनका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, इनका भी हैशटैग रिडॉक्स है। क्या है, हैशटैग रिडॉक्स, समझ आ गया, पता चला ना कैसे वाला, ये वाला रेड ऑक्स, हैशटैग रिडॉक्स, और साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, रिमेंबर द वर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम इनकी ना फटाफट से क्या देख लेते हैं, इनकी फटाफट से रिएक्शंस देख लेते हैं। डू वी हैव अ सेपरेट पेज, यस वी हैव। चलो सबसे पहले मैं बताऊंगी तुम्हें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, फिर हम आएंगे रिडक्शन की रिएक्शन पे। तो ऑक्सीडेशन में तुम्हें देखना है, दोनों बता देती हूँ, जिसमें तुम्हारा हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है, जिसमें तुम्हारा ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है। एक आ जाता है तुम्हारे पास जिंक प्लस O2 का, जो क्या बना देगा, ZnO बनाता है। अब इसकी बैलेंसिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम कैसे करोगे, चेक इट। जिंक एक ही है, यहाँ पर एक ही है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिया भाई, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, दिस इज़ योर बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन रिमूव का कैसे, H2S विल गिव व्हाट, H2 + S, और ये ऑलरेडी अपने आप में एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर कोई ध्यान दे तो क्या मैं बता सकती हूँ इन दोनों रिएक्शन में और क्या डिफरेंस होगा। तो अगर आपको दिख रहा है प्रॉपरली, किसी ने लेक्चर पूरा लिया है तो समझ आ गया होगा कि पहली वाली जो है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जो हमारी दूसरी वाली है दैट इज़ अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि कॉम्बिनेशन में कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक वाली। आ गया ना समझ, ऑक्सीडेशन समझ आ गया, योर ऑक्सीजन इज एडेड एंड योर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ये हो गई तुम्हारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ मूविंग बैक टू योर रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी। तो अगर हम रिडक्शन रिएक्शन को देखेंगे, उसमें क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स देख लो दोनों की दोनों, कौन से, एक तो हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन जो ऐड हो रहा है। कैसे, H2 + Cl2 विल गिव 2HCl, ये मैंने बैलेंस कर दिया है, ठीक है। नाउ इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे। तो कैसे रिमूव होगा, 2Cu CuO, सॉरी एक मिनट, 2CuO विल गिव यू, तो 2CuO आपको क्या देगा, 2Cu प्लस में O2 देगा, ठीक है। तो ये वाली भी कौन सी रिएक्शन हो गई, अगर ध्यान से दो तो यहाँ पर ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जो ये वाली हो गई दैट विल बी योर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। तो ये हो गया रिडक्शन।
क्या, हाइड्रोजन ऐड हुआ और ऑक्सीजन रिमूव हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कौन सी वाली, रिडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली जो होगी। कौन सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया जिंक ऑक्साइड का, साथ में मैंने कॉपर ले लिया भाई, साथ में यहाँ पर रिएक्शन होगी जिंक प्लस CuO। क्यों, क्योंकि इसको डिस्प्लेस कर देगा, करेगा नहीं करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना, ठीक है। तो कॉपर ने यहाँ पर जिंक को क्या कर दिया, कॉपर ने जिंक के पास जो ऑक्सीजन था उसने क्या कर दिया, एक तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है यानी कि इसकी क्या हो गई, जिंक ऑक्साइड वाले की, इसकी जो हो गई वो हो गई रिडक्शन। क्या हो गई, इसकी रिडक्शन हो गई, ठीक है। लेकिन इसने कॉपर ने अपने पास ऑक्सीजन ऐड कर लिया, तो इसके पास क्या हो गई, ऑक्सीजन जिसमें ऐड होता है वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोबारा देखो, इसने जिंक का जो ऑक्सीजन है कॉपर ने अपने पास ले लिया और जिंक का ऑक्सीजन छीन लिया, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो क्या हो गया, वो रिडक्शन हो गया। लेकिन इसने अपने पास ऑक्सीजन ले लिया तो ये क्या खुद कैसा हो गया, इट बिकम्स ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन करता है, सॉरी इन द सेंस जैसे कि जिसने दूसरे को रिड्यूस किया, इस कॉपर ने इसको जिंक ऑक्साइड को क्या किया, रिड्यूस किया ना, तो ये कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और जिंक ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, यानी कि इसने कॉपर को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है, तो वो कैसा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। दोबारा देख लो, जिंक ऑक्साइड क्या हुआ था, उसने अपने आप को रिड्यूस कर इट वाज सेल्फ रिड्यूस्ड, और उसने क्या किया, कॉपर को ऑक्सीडाइज किया। क्या किया, कॉपर को ऑक्सीडाइज किया, तो यानी कि वो खुद कैसा एजेंट हो गया, वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। लेकिन जो हमारा कॉपर था, इसने जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन छीन लिया, उससे उसका ऑक्सीजन छीन लिया, यानी कि उसको रिड्यूस कर दिया, तो वो कैसा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ आ गया। जो दूसरे वाले को रिड्यूस कराता है यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होता है, वो कैसा एजेंट होता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद रिड्यूस होता है दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करा रहा है, तो वो कैसा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ गया। इस पर एक क्वेश्चन भी है मेरे पास, एक बार उसको देख लेते हैं। एक मिनट, 1 सेकेंड। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इससे समझ आएगा। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन। मतलब ये ही तुम्हारे पास रिएक्शन। अरे वाह, ये तो अभी मैंने करवाया तुम्हें, किस में लिखवाया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिखवाया। चलो देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है वो भी चेक करते हैं। हाइड्रोजन पहले H2S के पास था, किसके पास था, सल्फ़र के पास था। अब वो सल्फ़र अकेला घूम रहा है, यानी कि इसने क्या किया, हाइड्रोजन क्या कर दिया, उसका सल्फ़र का रिमूव करवा दिया। तो यानी कि अगर तुम सिर्फ़ और सिर्फ इस रिएक्शन को देखो, सिर्फ और सिर्फ इस हाइड्रोजन वाली रिएक्शन को देखो, तो क्या हो रहा है, ये जो H2S है, ये यहाँ पर क्या हुआ है, H2S रिड्यूस हुआ है, ना कि सल्फ़र। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, H2S रिड्यूस हुआ है, क्यों नहीं, सॉरी H2S ऑक्सीडाइज हुआ है, ये गलती नहीं करनी, H2S ऑक्सीडाइज हुआ है, इसलिए वो कैसा एजेंट हो जाएगा, वो भी देखो। यहाँ पर H2S इज ऑक्सीडाइज, वाई, बिकॉज उसका हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, सो इट इज़ ऑक्सीडाइज। अगर खुद ऑक्सीडाइज हुआ है यानी कि I2 जो है, ये I2 है, ये I2 के पास H आया, तो ये क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन छीना है H2S का, तो वो खुश हुआ, वो ऑक्सीडाइज हुआ है। I2 के पास हाइड्रोजन आ गया, वो दुखी हुआ, वो रिड्यूस हुआ है। तो जो चीज़ रिड्यूस हुई है वो कैसा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना। समझ आया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। H2S जो हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि इसने खुद को ऑक्सीडाइज किया है, लेकिन इसने I2 को तो रिड्यूस किया है ना, तो इसने जो काम करने में हेल्प करी है ये वो ही हो गया, यानी कि H2S इज योर रिड्यूसिंग एजेंट हेयर और I2 इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड I2 इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब चेक कर लो कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रेस्पेक्टिवली आर, अभी मैंने बताया रिड्यूसिंग इज H2S,
तो ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, सल्फ़र भी नहीं है। ये देखा, कई लोग इसको टिक कर देंगे खुश होके, वाह, बिल्कुल गलत है, ये होगा ही नहीं आंसर। आंसर तुम्हारा क्या होगा? आंसर इज़ योर 4। ठीक है, 4 होगा। क्यों? क्योंकि रिड्यूस H2S हुआ है, I2 नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया है। और प्लीज़ ये वाली गलती मत करना, इसका आंसर तुम्हें डायरेक्ट पूरा 0 मिल जाएगा। ठीक है, शुक्र मानो तुम नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, नहीं तो बिल्कुल -1 हो जाता है ना। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आई होप सबको पूरा लेक्चर समझ आया हो। मुझे पता थोड़ा लंबा हो जाता है लेक्चर, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, अच्छा है, कवर होना चाहिए ना पूरा टॉपिक। तो फिर थैंक यू एवरीवन। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, जो कि हो जाएगा लेक्चर नंबर 3, और वो लेक्चर होगा हमारा लास्ट लेक्चर, जिसमें मैं पूरा चैप्टर ख़त्म करवाने वाली हूँ। और मैं कोशिश करूँगी एग्जाम्पलर और उसके क्वेश्चंस भी करवा दूँ पर्टिकुलर वीडियो में, या फिर अगर किसी को होता ना कि थोड़ा मैं जल्दी करना है तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। ठीक है, पर यह है कि कल पूरा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ओके, बाय बाय।